1 मार्च 1932 जब 20 महीने के चार्ल्स ऑगस्टस लिंडबर्ग जूनियर का अपहरण कर लिया गया। 2 महीने बाद 12 मई को सड़क किनारे चत विचित्र हालात में उसकी लाश मिली। इस घटना को क्राइम ऑफ द सेंचुरी कहा गया। यह मामला लगभग 100 साल पहले अमेरिका में हुआ था, लेकिन आज भी इस मामले में लोगों की दिलचस्पी कम नहीं हुई है। अब बच्चे की मौत के बारे में नई अटकलें और सबूतों के डीएनए परीक्षण के लिए दबाव से घटना की जांच को फिर से हवा दी गई। चार्ल्स ऑगस्टस लिंडबर्ग जूनियर का केस लगभग 100 साल पुराना है और इसे सदी का अपहरण यानी क्राइम ऑफ सेंचुरी के नाम से भी जाना जाता है। इसकी वजह इस घटना के नाटकीय विवरण और बच्चे के माता पिता की हाई प्रोफाइल स्थिति थी। चार्ल्स ऑगस्टस लिंडबर्ग की मां एन मोरो लिंडबर्गर एक राजकीय की बेटी थी और पिता चार्ल्स लिंडबर्ग एक विमान चालक थे, जिन्होंने न्यूयॉर्क से पेरिस तक दुनिया की पहली बिना रुके सिंगल उड़ान पूरी करके प्रसिद्धता हासिल की थी। चार्ल्स ऑगस्टस लिंडबर्ग जूनियर की मौत की लगभग 100 साल बाद एक बार फिर चर्चा में है। इसकी वजह उसके पिता चार्ल्स लिंडबर्ग के अपने बेटे की मौत में संभावित इनको लेकर एक विचित्र और भयानक सिद्धांत और चासे के डीएनए परीक्षण के लिए नए कानूनी दबाव से मिलकर सबसे लंबे समय तक चलने वाले हत्या रहस्यों में से एक को फिर से जनता के ध्यान में ला दिया। अप्रैल 1936 में एक जर्मन अप्रवासी आउटमैन को इस अपराध के लिए फांसी दे दी गई थी, जो बाड़े की रूम में काम करता था और न्यूयॉर्क शहर के वॉस्कबोरो में रहता था। अब इस मामले में उसकी परपोती भतीजी सीजन लव और उसकी चाची ने हाल ही में डीएनए नमूने प्रदान किए गए और उन्हें उम्मीद है कि न्यू जर्सी की अदालतें आधुनिक विज्ञान की मदद से पुराने संदेह का पता लगाने का रास्ता साफ करने का फैसला करेगी। क्या एक निर्दोष व्यक्ति को मौत की सजा दी गई थी, और यदि नहीं तो उसने अकेले ही इस घटना को अंजाम दिया था? सीजन लव ने कहा है कि मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं मानती कि उसने ऐसा किया। आउटमैन और उसकी विधवा ने अपनी बेगुनाही और बचाव पक्ष की दलील को अंत तक बनाए रखा, लेकिन अगर सबूत उसे इस मामले से जोड़ते हैं तो ऐसा ही वो सच में नहीं जानना चाहती हूँ। चार्ल्स ऑगस्टस लिंडबर्ग जूनियर 20 महीने का था जब वह 1 मार्च 1932 को न्यू जर्सी के ईस्ट अम्बेल में अपने बेडरूम से गायब हो गया था। अपहरण के बाद घर पर एक लकड़ी की सीढ़ी और एक चैनी और प्रौती की एक चिट्ठी मिली थी। हालांकि इसके बाद प्रौती के लिए कई चिट्ठियां मिलती रहीं, जिसमें प्रौती की रकम बढ़ती गई। परिवार ने प्रौती के लिए $50,000 के भुगतान की व्यवस्था की थी, लेकिन 10 हफ्ते बाद 12 मई को बच्चा मृत पाया गया। न्यू जर्सी पुलिस के नेतृत्व में जांच सितंबर 1934 तक चलती रही, जब प्रौती की रकम में से एक $10 की गोल्ड सर्टिफिकेट का इस्तेमाल न्यूयॉर्क में गैसोलीन खरीदने के लिए किया गया। इसके बाद जांचकर्ता गैस स्टेशन पर कार का पता लगाकर आउटमैन तक पहुंचे। बाद में उसके गैरेज में प्रौती के $13,760 बरामद किए। हालांकि इसके बाद आउटमैन ने कहा कि उसे पैसे एक ऐसे व्यक्ति ने रखने के लिए कहा था जो मुकदमे से पहले जर्मनी में मर गया था। इसके साथ ही अपहरण की जगह से उंगलियों के कोई निशान नहीं मिले, ना ही उसने अपराध स्वीकार किया। इसके साथ ही जांचकर्ताओं का इस बात का कोई स्पष्टीकरण भी नहीं मिला कि कैसे एक अकेले अपहरणकर्ता ने बारिश के बीच दूसरी मंजिल की नर्सरी से बच्चे का अपहरण कर लिया, जब घर में 5 वृद्ध व्यक्ति और एक कुत्ता मौजूद था। हालांकि आउटमैन को न्यू जर्सी की अदालत में 6 सप्ताह के मुकदमे के बाद दोषी ठहराया गया और मौत की सजा सुनाई गई। जब चार्ल्स ऑगस्टस लिंडबर्ग जूनियर का अपहरण और उसकी हत्या हुई थी, तब उसके पिता चार्ल्स लिंडबर्ग राष्ट्रीय हीरो थे, क्योंकि उन्होंने न्यूयॉर्क से पेरिस तक दुनिया की पहली बिना रुके सिंगल उड़ान पूरी की थी। लेकिन इतिहास उस प्रसिद्ध पायलट को कहीं अधिक गंभीरता से देखेगा, जिसकी 50 साल पहले मृत्यु हो गई थी।
लिंडबर्ग न्यूजीनिक्स के अध्ययन से आकर्षित थे। 1938 में एडल्फ एडलर की ओर से गोरिंग से विमान में उसकी योग्यता के लिए पदक स्वीकार करने के बाद मीडिया द्वारा उनकी निंदा की गई थी। कई लोगों ने इसी नाजी शासन के प्रति उनकी सहानुभूति के संकेत के रूप में देखा गया था। कैलिफोर्निया की एक रिटायर्ड जज अब इस बात की अटकलें लगाती है कि चार्ल्स लिंडबर्ग किसी और भी भयावह काम के लिए सक्षम थे और वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए अपने बेटे की बलि दे दी, जिसके कारण बच्चे की मौत हो गई। फाल्समैन अपनी किताब द लिंडबर्ग किडनैपिंग सस्पेक्ट नंबर 1 द मैं हूँ गॉड अबे में लिखा है, मैं समय की दूरी का लाभ उठाते हुए लड़के के पिता को उसके अपहरण द्वारा हत्या में एक संभावित संदिग्ध के रूप में मानती हूँ। लिस्ट के अन्य सभी लोगों की तरह वे एक भूल करने वाले इंसान हैं, देवता नहीं। यह एक ऐसा सिद्धांत है जिसे अन्य लिंडबर्ग शोधकर्ता गहरी संदेह के साथ देखते हैं।